फिर एक दोस्त के साथ मिलकर कुछ काम करना था, वहाँ से भी मुझे निराशा ही हाथ मिली। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं फादर को कैसे कन्फ्रंट करके बताऊँ कि जो काम मैं शुरू कर रहा था वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैमिली में बिल्कुल भी उस टाइम पे पैसे नहीं थे। मुझे आज भी याद है कि एक ऐसा दिन था कि स्विगी का पे आउट आना था वेडनेसडे को। जनरली पे आउट 10 से 11 बजे आ जाते थे और 12 साढ़े 12 बजे मैं लंच करने जाता था। उस दिन पे आउट नहीं आया एंड मैं पूरे दिन भूखा रहा। वहाँ से आने के बाद लगा कि मैं अपनी माँ के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। फ्रेंड्स एंड फैमिली से फंड्स लिए, कुछ इंटरेस्ट पे भी पैसे लिए और मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुंदन प्रजापति और मैं गाजीपुर के एक छोटे से गांव आपसे आया हूं। और मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, लेकिन सारे हर्डल्स को पार करते हुए मैं आज आप सबके सामने खड़ा हूं। जब मैं 3 साल का था तो फर्स्ट फ्लोर से मैं नीचे गिर गया था, मेरी जुबान कट गई, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी स्टैमरिंग इश्यूज फेस करने पड़े। एंड स्कूलिंग लाइफ में बहुत सारी टीज हुआ, बहुत बुली होता था, कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो हो गया था। बट समहाउ मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी, स्पेशली मेरे फादर, जो मुझे मोरल सपोर्ट देते थे एंड बोलते थे कि ठीक है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने से सिर्फ नौकरी मिल सकती है तुम्हें, और तुम्हें लाइफ में नौकरी नहीं करनी है। वो ऑलरेडी एक बिजनेस पर्सन थे, तो इस वजह से मुझे उस तरीके से ही नरिश कर रहे थे कि मुझे फ्यूचर में नौकरी करनी नहीं है, नौकरियां क्रिएट करनी है। तो शुरू से ही उन्होंने मुझे बचपन से सेल्फ हेल्प बुक्स दी। उस टाइम पे रॉबर्ट कियोसाकी, शिव खेड़ा, डेल कार्नेगी, ऐसे ऑथर्स की बुक्स मैंने पढ़ ली, गीता वगैरह सब पढ़ ली थी क्लास 10 तक आते-आते। एंड क्लास 10 तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। और इस जो एकेडमिक शिफ्ट हुआ था मेरा, उसकी वजह से मैं क्लास 12th में फेल भी हो गया। मेरी फिजिक्स में कंपार्टमेंट आ गई। पापा तो काफ़ी चिल थे कि कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी है, कंटिन्यू करना है तो करो पढ़ाई, अदरवाइज़ तुम बिज़नेस स्टार्ट कर लो। बट मुझे था कि थ्री इडियट्स मूवी में जो एक्चुअल रैंचो के फादर थे, वो बोलते थे कि इस पूरे शहर में लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन पीठ पीछे लोग मुझे अनएजुकेटेड ही बुलाते हैं। तो मुझे वो टैग नहीं चाहिए था, तो मैंने बोला पापा से कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, एटलीस्ट मुझे ग्रेजुएशन करना है। एंड फिर मैं वहाँ से पहली बार गाज़ीपुर से बनारस गया कोचिंग करने, ताकि थोड़ा अच्छे से पढ़ाई पढ़ सकूँ, और 1 साल खूब मेहनत करी एंड 12th में 88% स्कोर किया नेक्स्ट ईयर। एंड उस नंबर्स की वजह से मुझे दिल्ली में श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एंड फिर मैं वहाँ से दिल्ली आ गया। सब कुछ लगा के शॉर्टेड है, जो मेरा फेलियर था 12th का, उसको मैंने पार करके मैंने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मैं यहाँ पे सेटल हो रहा था दिल्ली में, 8 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी ला दी, और जिसकी वजह से मेरे फादर का माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस पूरा बंद हो गया। एंड ऑलमोस्ट पापा को 60-70 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी हेल्थ डिग्रेड हो गई एंड हमारे घर की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ज़ीरो पे आ गई। पापा डिप्रेस हो गए। एंड मुझे ये था कि पढ़ाई पे तो चलो वो चीज़ें साथ में करनी है, लेकिन मुझे फैमिली को फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करना है। इस माइंडसेट से मैं अभी सोच रहा था, तो मेरा एक बचपन का दोस्त था, जिसने मुझे ऑफ़र किया कि साथ में एक रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, वहीं पे उसके हाईवे पे उसकी प्लॉट थी। तो जल्दी-जल्दी में मैंने उसके साथ वो बिज़नेस स्टार्ट किया, बट 2-3 महीने में ही कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से वो पार्टनरशिप नहीं चली। काफ़ी रोया, काफ़ी दुखी हुआ, काफ़ी, क्योंकि मैंने कुछ दोस्तों से, अपनी फैमिली से, रिलेटिव से पैसे लिए थे। इवन जब एंड में ऐसी कंडीशन आ गई थी कि मुझे अपनी मम्मी के जेवर भी गिरवी रखने पड़े थे। मैंने 35,000 रुपए मम्मी के जेवर भी गिरवी रखे। वो सब पैसा मैंने राशन में लगाया था, बट वो फ़ेल हो गया। बहुत रोया 2 दिन तक, इसलिए नहीं कि मेरा बिज़नेस फ़ेल हो गया था या पैसा बर्बाद हुआ था, इस वजह से क्योंकि मैंने एक बचपन का दोस्त खोया था। और मेरा ये मानना है कि पैसा, कास्ट, फैमिली सब कुछ हमें बचपन से मिलती है। दोस्त एक ऐसी चीज़ होती है जो हम कमाते हैं अपने नेचर, टाइम और एफर्ट से। ठीक है? तो 12 साल की कमाई मेरी 1 सेकंड में खत्म हो गई थी। बट मेरा शुरू से ही नेचर था, मेरे पापा ने इस तरीके से मेरा माइंडसेट बनाया था कि लाइफ़ में कभी रुकना नहीं है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। मैं 2 दिन रोया और तीसरे दिन मैं फिर से उठ खड़ा हुआ एक नया बिज़नेस करने के लिए। उस टाइम पे मुझे पोएट्री वगैरह का शौक था, तो मैंने सोचा कि ओपन माइक में स्टार्ट करूँगा, ऑन पोएट्री करूँगा। एंड अगेन सेम गलती मैंने करी कि वो पोएट्री के लिए मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने अपने एक दोस्त को ही बोला कि साथ में मिलके करते हैं। जब मैं बनारस जा रहा था पोएट्री का सारा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो मेरे पापा ने मुझे 2640 रुपए दिए कि ये मेरे पास ये आखिरी पैसे बचे हुए हैं, तुम इसको जाओ, अब इसके पास मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं गया, 15 दिन में सारा सेटिंग हो गया, सारा कहाँ शूट होना है, 40 पोएट्स के हमने रजिस्ट्रेशंस वगैरह कर लिए। एंड फिर जब मैं वापस आया, 1 हफ्ते में शूट था,
तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि अपने कर तो रहे हैं, बट मैं अब तुम्हारे साथ प्रोफेशनली नहीं करूँगा, सॉरी पर्सनली नहीं करूँगा, प्रोफेशनली ही ये बिज़नेस करूँगा। ये मेरे लिए थोड़ा अनयूजुअल सा था, मैं समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। बट वो होता है ना, जब आपकी जेब खाली हो तो आपके बहुत करीबी दोस्त भी आपका साथ छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब ऐसी सिचुएशन थी कि जो आखिरी पैसे मेरे पास बचे थे वो भी खत्म हो गया था, सब लगा दिया था। अब घर पे मैं क्लूलेस हो गया कि मुझे करना क्या है, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था। पापा को बोल नहीं सकता क्योंकि 15 दिन पहले एक दोस्त ने कुछ ऐसा हुआ, उसके साथ पार्टनरशिप टूटी। फिर एक दोस्त के साथ मिलकर कुछ काम करना था, वहाँ से भी मुझे निराशा ही हाथ मिली। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं फादर को कैसे कन्फ्रंट करके बताऊँ कि जो काम मैं शुरू कर रहा था वो भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि फैमिली में बिल्कुल भी उस टाइम पे पैसे नहीं थे। बट मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर छोड़ के जाता हूँ और अब घर लौटूँगा सीधे सक्सेसफुल होने के बाद। मैंने मम्मी को बता दिया क्योंकि बहुत इमोशनल है, और ये था कि अगर मैं ऐसे बिना बताए चला जाऊँगा तो उनको कुछ हो ना जाए, तो मैंने मम्मी को बता दिया। एंड पापा से कहने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने 4 पन्ने का प्रॉपर एक चिट्ठी लिखी कि पापा मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या सिचुएशन है मेरी, और मैं घर छोड़ के चला आया। दोस्त से एक 2000 रुपए का उधार माँगा, गाज़ीपुर से दिल्ली की ट्रेन ली, ₹240 का जनरल टिकट और 1760 रुपए लेकर के मैं दिल्ली चला आया। यहाँ पे मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूँगा, कैसे यहाँ के एक्सपेंसेस मैं बेयर करूँगा और कॉलेज कैसे मैं कंटिन्यू करूँगा। बट पार्ट टाइम जॉब अप्लाई किया, कुछ भी ठीक से हो नहीं रहा था। तो एक स्विगी डिलीवरी बॉय से मेरी मुलाकात हुई, वो बच्चा ही था 20-22 साल का। तो मैंने उससे पूछा कि आप ये कैसे करते हो, क्या करना होता है? तो उसने बताया कि वीकेंड पे मैं करता हूँ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एंड अच्छी खासी कमाई हो जाती है, 8-10 हज़ार रुपए मेरी कमाई हो जाती है। तो मुझे लगा कि अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मुझे कॉलेज भी कंटिन्यू करना था मंडे टू वेडनेसडे। तो मैंने स्विगी डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे काम करना पड़ता था, 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक। ₹800 पर डे मिलते थे। 11 घंटे की ड्यूटी आपको करनी है। अगर 11 घंटे से 1 मिनट हो गया तो जो ₹800 फिक्स मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो 11 घंटे तो करने हैं, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आपको फूड डिलीवर करना ही करना है। वो मैं करने लगा, कॉलेज जाने लगा, स्टेबल हो गया। बट मुझे पता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ़ सर्वाइवल के लिए अच्छा है। उससे मैं ग्रो नहीं कर सकता लाइफ़ में, उससे मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता। इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे कुछ इसके अलावा साइड हसल करना पड़ेगा, जो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। जब मैं छोटा था, तो 2011 के टाइम पे पापा के फ्रेंड सर्कल में 1-2 ट्रेडर्स थे, जो कमोडिटीज़ में ट्रेड करते थे। इवन मेरे फादर ने भी काफ़ी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी थी। तो उस टाइम पे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, तो वो एक दिमाग में सीड था कि ट्रेडिंग करके कोई चीज़ होती है। तो इस वजह से मैंने गूगल किया और समझा कि ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है, एंड मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब पे उस टाइम पे 2016 एंड या 17 में उतने वीडियोज़ थे भी नहीं, बट सीखना स्टार्ट किया। एक मैंने एडवाइज़री भी ली, फेसबुक के किसी ग्रुप से वो नंबर मिला था मुझे। बट वही इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरी एक नोएडा में अंकल रहते हैं, पीयूष अंकल, उनको मैंने कॉल किया कि मुझे पैसा चाहिए, और 25,000 रुपए उन्होंने मुझे भेजे। उस 25,000 रुपए में से मैंने 21,000 रुपए डीमैट अकाउंट में डाले और 4,000 रुपए मैंने उस एडवाइज़री को दिया। मुझे आज भी याद है, 17 फरवरी 2017 की बात है। फरवरी, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट नहीं याद है, बट फरवरी 2017 की बात है। मेरे लाइफ़ का पहला ट्रेड सन फार्मा, और 1200 कुछ रुपए का प्रॉफ़िट। मुझे ऐसा लगा कि अब तो मतलब सारी टेंशन ही खत्म हो गई। मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, मेरे पास पैसे कमाने की मशीन आ गई है। बट अगेन हमारे ख़्याली पुलाव कुछ ही दिन में खत्म हो गए, और मात्र 14 दिन में मेरे वो पूरे के पूरे कैपिटल ब्लो अप हो गया। उतने छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग उस टाइम पे इसलिए पॉसिबल हो पाती थी क्योंकि ब्रोकर्स उस टाइम पे 25x लीवरेज देते थे। तो वो 10,000 रुपए से भी मैं 2.5 लाख के पोजीशंस बना पाता था। बट वो लॉस हुआ। बट उसमें लॉस तो हुआ, उसका दुःख था, लेकिन उसके साथ-साथ जब मैं ट्रेड करता था ना, और जब मुझे टिप आती थी, मैं ट्रेड करता था, उस प्रोसेस को मैं बहुत एन्जॉय करता था। मुझे बहुत अच्छा लगा, भले लॉस होते थे, बट अंदर से आता था कि मुझे यही करना है। एंड जब लॉस हुआ, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे यही काम करना है, मुझे इसमें इतना मज़ा है। तो डिसाइड हुआ कि आबाद इसी में होंगे, बर्बाद इसी में होंगे। बर्बाद होने के लिए हालाँकि कुछ था भी नहीं मेरे पास, मैं स्विगी डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया। मेरे एक रूम के बगल में एक भैया रहते थे, वो भी ट्रेडिंग करते थे, तो हम दोनों की थोड़ी बात होने लगी। तो हम दोनों ने मिलके अराउंड 6 महीने में 10 से ज़्यादा कोर्सेज़ मैंने लिए ट्रेडिंग के, मिलके हम लोग फ़ी पे करते थे। बट इंडियन मार्केट में उतनी अच्छी वैल्यू मुझे मिली नहीं। इवेंचुअली बहुत बार ऐसा हुआ कि मेहनत करके पैसे कमाए, कोर्स के लिए दिया, और अंत में कुछ भी नहीं मिला, सुपर ट्रेंड और इंडिकेटर पढ़ा दिया गया। काफ़ी रोता भी था उस टाइम पे, क्योंकि एक-एक दिन के लिए मुझे पैसे जोड़ने पड़ते थे, ₹100 मेरा डेली का खर्चा होता था। मुझे आज भी याद है कि एक ऐसा दिन था कि स्विगी का पे आउट आना था वेडनेसडे को,
जनरली पे आउट 10 से 11 बजे आ जाते थे और 12 साढ़े 12 बजे मैं लंच करने जाता था। उस दिन पे आउट नहीं आया एंड मैं पूरे दिन भूखा रहा। पूरा घर छान मारा, पूरा कमरा छान मारा तो ₹4 मिले, ₹1 नहीं मिला कि मैं बिस्किट खरीद सकूँ। वो दिन मुझे आज भी याद है। उस दिन मुझे ₹1 की वैल्यू समझ में आई कि ₹1 भी कितना कीमती हो सकता है जब आपकी जेब खाली हो तो। उसके बाद मैंने जब कोर्सेज़ में मुझे कुछ ख़ास नहीं मिला तो मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने उस टाइम पे जापानीज़ कैंडलस्टिक बाय स्टीव नीशन, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बाय थॉमस बुल्कोस्की और बहुत सारी बुक्स पढ़ी, साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी, जिससे मुझे प्राइस एक्शन इंट्रोड्यूस हुआ मेरी लाइफ़ में और मैंने चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे इक्विटी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। कुछ वेस्टर्न मेंटर्स थे, उनके भी कोर्सेज़ मुझे कहीं से मिले, तो वो भी मैंने देखा तो मेरा प्राइस एक्शन पे अच्छा कमांड हो गया और मैंने इक्विटी इंट्राडे स्टार्ट किया। बट ऐसा नहीं है, कैपिटल तो धीरे-धीरे मैं उस टाइम पे होम ट्यूशन्स भी करने लगा था। मैं 2 बच्चों को पढ़ाता था तो ₹12,000 ₹6,000 करके वो भी आते थे। तो मैं मंथली उस टाइम पे 18 से ₹20,000 अर्न कर पा रहा था, दिल्ली आने के 8-10 महीने बाद। जिससे मेरा ट्रेडिंग कैपिटल जो है मैं फंड कर पाता था और 25x लीवरेज था तो स्केल पे मैं कर पा रहा था। लेकिन ट्रेडिंग सीखते-सीखते जब स्टार्टिंग में जब लॉसेस हुए तो मुझे लगा कि सिर्फ प्राइस एक्शन और कुछ भी जानने से नहीं होगा, मुझे स्ट्रैटेजीज़ एक अपना सेटअप बनाना पड़ेगा, बैक टेस्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं कॉलेज जाता था, स्विगी डिलीवरी का काम करता था और रात को 4 से 5 घंटे मैं बैक टेस्टिंग करता था। अगर मुझे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मास्टर करना है, तो मैं देखता था कि एक स्टॉक पे पिछले 10 सालों में उसने कितने पैटर्न्स बने हैं, कितने प्रॉफिटेबल रहे हैं, कितने लूजिंग रहे, कौन से स्टॉक में कौन सा पैटर्न अच्छा काम करता है। तो बहुत मेहनत करी, बहुत बैक टेस्टिंग करी एंड इक्विटी इंट्राडे से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ट्रेडिंग में। धीरे-धीरे मैं कुछ प्रॉफ़िट्स बनाने लगा था। कॉलेज साथ के साथ चल रहा था। होम ट्यूशन्स भी चल रहे थे। थोड़े जब प्रॉफ़िट्स आने लगे तो 2 साल बाद मैंने स्विगी डिलीवरी का काम छोड़ दिया। सिर्फ़ होम ट्यूशन्स एंड ट्रेडिंग। चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो रही थी। लाइफ़ में कुछ और लोग भी जुड़ रहे थे। उस टाइम पे मेरी एक गर्लफ्रेंड भी बनी एंड ऐसा लग रहा था कि मैं स्टेबल हो रहा हूँ। जब थोड़े पैसे आने लगे थे, प्रॉफ़िट बनाने लगा था, तो मेरे फ़ादर एक हमेशा बात बोलते थे बचपन से ही कि लाइफ़ में कुछ भी करो ना, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो ये देखो कि उस इंडस्ट्री के बड़े लोग क्या करते हैं एंड तुमने अगर उनको कॉपी भी कर लिया ना तो तुम ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से ऊपर रहोगे। तो वही था, जब ट्रेडिंग में थोड़े पैसे आ गए, थोड़ी समझ हो गई तो मैंने गूगल किया कि स्टॉक मार्केट में बड़े लोग क्या करते हैं। तो आंसर है ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग। दे डोंट डू ऑप्शन बाइंग एंड ऑल, राइट? तो मैंने वहां से एक लाइन उठाई और ऑप्शन सेलिंग मैंने सीखना स्टार्ट किया। हालांकि मैं इक्विटी इंट्राडे कर रहा था तब भी, लेकिन था कि मुझे और स्केल करना है, मुझे और स्किल एक्वायर करना है, तभी मैं ट्रेडिंग को बड़ा कर सकता हूँ। क्योंकि एक छोटे कैपिटल पे ट्रेडिंग करने के लिए अलग स्किल चाहिए और बड़े कैपिटल पे ट्रेड करने के लिए स्किल अलग चाहिए। तो मैंने ऑप्शन सेलिंग सीखना स्टार्ट किया। बुक्स, वीडियोस, कोर्सेज जहां से भी हो सकता था, दिन रात मतलब खाना भी खाता था तो ईयरफोन लगा के वीडियोस मेरे चल रहे होते थे। मतलब सर पे जुनून सवार था, पागल हो गया था कि मुझे सब कुछ सीख जाना है और जितना कंटेंट मैं कंज्यूम कर सकता था, बुक्स पढ़ सकता था, मैंने किया और ऑप्शन सेलिंग भी धीरे-धीरे सीखता रहा। 2019 तक चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ गई थी, सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद 2020 आया, कोविड आया। कोविड के बाद पहली बार हम घर गए, पहली बार मैं पापा से मिला एंड मैंने सॉरी भी बोला, जो मैं घर छोड़ के आया था। बट जो मैं सोच के आया था कि मैं सफल होके आऊँगा, वो करके गया था। तो पापा इस बात से खुश भी थे कि चलो कोई बात नहीं, जो अर्निंग्स दी है उसको एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा ही करके आया हो। ग्रेजुएट भी हो गया था, ट्रेडिंग भी करने लगा था, पैसे बन रहे थे। मैंने फादर को बोला कि आप टेंशन मत लेना, अब आज से ज़िम्मेदारी मेरी है, आप आराम से आप रिटायर हो सकते हो। बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैंने और मेरी फैमिली ने किसी ने भी इमेजिन भी नहीं करा था, एक बार सपने में भी वो चीज़ नहीं आई थी। 7 जुलाई 2020 को मेरे फादर को कार्डियक अरेस्ट आया एंड 8 जुलाई को वो इस दुनिया में नहीं थे। हमें छोड़ के जा चुके थे एंड लिटरली मैं बता नहीं सकता कि वो दिन मेरे लिए क्या था। उस दिन ऐसा हुआ कि सारे सपने, पैसे कमाने की भूख, बड़ा नाम करने की भूख, सारा जज़्बा, जुनून सब ख़त्म हो गया। ऐसा लगा कि ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है अब। अब ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया और कुछ करना ही नहीं है लाइफ़ में, कोई गोल नहीं बचा। बट वो कहते हैं ना कि जब कुछ चला भी जाता है फिर भी हमारे पास कुछ बचा रहता है। जब मैं हॉस्पिटल से उठा आने के लिए तो मेरे एक अंदर से आवाज़ आई कि कुंदन, जो जा चुका है तुम उसको वापस नहीं ला सकते हो, लेकिन जो बचा हुआ है उसको तुम संभाल सकते हो, और वो थी मेरी माँ। घर आया, सारी चीज़ें हुई जो कर सकते थे। बहुत डिप्रेसिंग, मतलब मैं वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कैसी फीलिंग होती है। एंड घर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हॉस्पिटल में काफ़ी खर्चे हो गए थे।
14वें दिन मैं ट्रेडिंग टर्मिनल पे था। रीज़न ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर से इच्छा थी, बस वो था कि ज़िम्मेदारियाँ थी। अगर वो नहीं करता तो घर रास्ते पे आ जाता, फैमिली रास्ते पे आ जाती और कोई और ब्रेड अर्नर था नहीं फैमिली में। ट्रेडिंग करता था, लेकिन उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि किसके लिए करूँ? पैसे कमा लूँगा बट किसको दिखाऊँगा? कौन मेरे ऊपर प्राउड फ़ील करेगा? क्योंकि मम्मी ऐसी होती है ना कि उनको है कि चलो बेटा मेरा अच्छे से रहे। पापा ऐसे होते हैं कि छाती पीट के बोलते हैं कि हाँ, मेरा बेटा ये करता है। वो थे ही नहीं, प्राउड करने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो जुनून, जज़्बा सब खत्म हो गया। बट मजबूरियाँ थी, ज़िम्मेदारियाँ थी, इसके लिए मैं ट्रेडिंग कंटिन्यू करा। 2-3 महीने लगे मेरे को थोड़ा-सा एक नॉर्मल सिचुएशन में आने के लिए, काफ़ी किसी से बातचीत करना बंद, सिर्फ़ ट्रेडिंग टर्मिनल रूम में बंद होके एंड जो भी होता है उस प्रोसेस में रोना-धोना एंड ऑल। उस सिचुएशन में जब 2-3 महीने बाद थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हुई तो मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी अब इसको मैं क्या ही बोलूँ, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जब आप इमोशनली वीक होते हो तो आप अपनी पार्टनर के पास जाते हो वो इमोशनल सपोर्ट सीक करने के लिए। बट वो 2-3 महीने के गैप में कुछ आई डोंट नो क्या हुआ एंड विदिन 6 मंथ्स शी लेफ्ट मी एंड रीज़न 2-3 और रीज़न्स थे, बहुत ही क्या ही बोलूँ। उसमें से एक और रीज़न ये था कि तुम जिस प्रोफ़ेशन में हो ना, वो बहुत अनस्टेबल प्रोफ़ेशन है और मेरी फ़ैमिली इतने फाइनेंशियली अनस्टेबल प्रोफ़ेशन के लड़के से कभी शादी नहीं करेगी। मैंने बोला बस मैं 23 साल का हूँ, अभी शादी का बात कहाँ से आ गया? अभी तो आगे बहुत कुछ करना है, तुम साथ रहोगी तो बहुत कुछ कर भी लूँगा। बट वो कहते हैं ना कि लड़कियाँ ब्रेकअप 4 महीने पहले कर चुकी होती हैं, बताती 4 महीने बाद है। और वो मेरे से ब्रेकअप 3-4 महीने पहले कर चुकी थी अपने अंदर, बताया बस उसने मुझे जनवरी 21 में। ठीक है, सँभल रहा था, फिर खत्म, फिर टूट गया, जितनी हिम्मत थी, जितनी जुटाई थी सब खत्म, ऐसा लगा कि वो बहुत डिप्रेसिंग था मेरे लिए। वो फ़ेज़ जो है ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कितना रोना, गिड़गिड़ाना, चीखना अंदर मैं बता भी नहीं सकता था अपनी फैमिली को, मम्मी को, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग भी उसी दुःख से गुज़र रहे थे जिस दुःख से मैं खुद गुज़र रहा था। तो अंदर इतनी घुटन थी, इतना डिप्रेसिंग फ़ेज़ था कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इवन ट्रेडिंग में भी कुछ लॉसेस होने स्टार्ट हुए क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत पीस माइंड चाहिए होता है। तो मैंने इवन साइकियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट किया। 2-4 महीने कंसल्ट करने के बाद भी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी। तो जैसे-तैसे हुआ कि ठीक है, अब मुझे ही मैनेज करना है एंड 1.5 साल 2 साल तक मैं उस डिप्रेसिंग फ़ेज़ से मैं गुज़रा। ट्रेडिंग नहीं छोड़ी, सीखना नहीं छोड़ा क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ थी। बट बैक टू अगस्त 2022 उस टाइम पे सोचा कि एक ट्रिप करते हैं। मेरी अम्मी भी बहुत काफ़ी दुखी रहती थी। मैंने सोचा उनको थोड़ा लेके कहीं जाते हैं घूमने, तो मैं कश्मीर गया। वो मेरी लाइफ़ का सबसे टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि जब मैं पहली बार मम्मी को कश्मीर ले गया, 2 साल बाद उनके चेहरे पे पहली बार खुशी देखी। वो बहुत खुश थी, बहुत नेचर को एन्जॉय कर रही थी, फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी एंड उस एक उनकी खुशी ने मेरी लाइफ़ में फिर से एक चिंगारी जगा दी कि जो काम, जो खुशी मैं पापा को देना चाहता था, वो तो नहीं है। शायद मैं मम्मी को दे सकता हूँ वो। एंड वहाँ से आने के बाद जो 2 साल तक मैंने ट्रेडिंग में ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया, सिर्फ़ ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए ट्रेड करता था, भूख मर चुकी थी पैसे की। बट वहाँ से आने के बाद लगा कि मैं अपनी माँ के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। आया, फंड्स फ्रेंड्स एंड फैमिली से फंड्स लिए, कुछ इंटरेस्ट पे भी पैसे लिए और मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। मैं सीख चुका था ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन सेलिंग प्लान करने के ही पर्सपेक्टिव से मैंने पैसे उठाए थे और मैंने उनको इन्वेस्ट करा, इन्वेस्ट करके प्लेज किया और प्लेज्ड मार्जिन से मैं ऑप्शन सेलिंग करने लगा, जहाँ पे मैं मंथली हार्डली 1-2% का रिटर्न टारगेट करता था क्योंकि पैसे किसी और के थे। और प्लेस्ड मार्जिन से जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, वहाँ से जो रिटर्न्स आते थे, उनसे मैं इंटरेस्ट पे करता था। और अगस्त के बाद से मैंने अपने ट्रेडिंग को 8 डिजिट तक स्केल किया और आज मैं 8 डिजिट से ट्रेड करता हूँ। एंड इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ कांस्टेंट रही, एक गिव अप नहीं करना है, दूसरी अर्निंग पे फोकस मेरा हमेशा रहा। मैं हमेशा सीखता था, सीखने की बहुत ज़्यादा भूख थी। मुझे पता था कि जब मेरा यही प्रोफ़ेशन है, मुझे यही करना है, तो मेरा और कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था। जो भी सिचुएशंस थी, मैं बहुत डिप्रेस्ड रहता था, सैड रहता था, बट सीखना नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं फ्री बैठा रहूँगा, रोऊँगा तो और भी ज़्यादा डिप्रेस होऊँगा। तो एटलीस्ट मैं अपने माइंड को बिज़ी रहता था। तो ऐसे करते-करते आज मेरे सोशल मीडिया पे 80,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। 8 डिजिट ट्रेडिंग से कैपिटल करता हूँ। सोशल रिकॉग्निशंस भी मिलते हैं इवेंट्स में एंड आप सबके सामने मैं आज ये जो स्टॉक्स भी कर रहा हूँ। इस जर्नी से मेरी कुछ अर्निंग्स है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना है। आपके लिए कोई दूसरा आकर के आपका भला नहीं करेगा जब तक आप खुद का भला नहीं करना चाहोगे।
तो मेहनत करते रहना ईमानदारी से सही डायरेक्शन में। दूसरा, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है दोस्त। मेरे लाइफ में जब मैं 12th में फेल हुआ, बहुत दुःख हुआ, लेकिन अगले साल जब मैंने मेहनत करी, स्कोर किया तो डीयू में एडमिशन मिला। जब मेरा रेस्टोरेंट वाला बिज़नेस खत्म हुआ, बहुत दुःख हुआ, बट फिर मैं आज ट्रेडिंग अगर अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि अगर मैं फेल नहीं हुआ होता, पास हो गया रहता तो शायद ड्यू नहीं आता। बिज़नेस फेल हुआ नहीं रहता रेस्टोरेंट का तो शायद मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता। तो हमारे साथ जब बुरा होता है ना तो उस मोमेंट में बहुत दुःख होता है। लेकिन जब हम लगे रहते हैं ना और फिर कुछ दिन बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि नहीं अच्छा हुआ। तीसरा, फैमिली सपोर्ट। दोस्त, जब जेब खाली होती है ना, भू पेट भूखा रहता है तो आपकी दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत सब साथ छोड़ देते हैं। फैमिली आपके साथ रहती है। मेरे टफेस्ट फेज़ में मेरे बड़े भाई, मेरी मदर, ये मेरी बैकबोन बने और मुझे मोरली, इमोशनली जैसे भी सपोर्ट कर सकते थे किया। कभी भी किसी के लिए ना फैमिली को हर्ट मत करना, क्योंकि आप कितनी भी गलती कर दो, कितनी भी बुरे सिचुएशन में चल जाओ, आपकी फैमिली साथ नहीं देगी, बट दोस्त यार साथ छोड़ जाते हैं। तो ये मेरी जर्नी थी। सो मैं एंड में इतना ही बोलूँगा कि आपको जो काम कर रहे हो उसमें मेहनत करो। मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी, तो मैं सीखता गया। पहले इक्विटी इंट्राडे करा, फिर स्विंग ट्रेडिंग भी करी, ऑप्शन सेलिंग करी, ऑप्शन बाइंग नहीं करी। मैं मोस्टली देखता हूँ लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और काफ़ी लोगों का लॉस होता है। मैं इवन जो स्टॉक्स पे के लिए भी आ रहा था, तो कैब ड्राइवर भी ऑप्शन बाइंग में काफ़ी लॉस कर चुका था। तो समझो कि अगर कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पैसे बनाने की, अगर मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उसके हिसाब से बताऊँ, तो 2 ही रास्ते हैं मार्केट से पैसा बनाने के। या तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, या तो आप हेजिंग या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। ऑप्शन बाइंग में बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ लोग हैं जो पैसा बना पाते हैं और मोस्टली रिटेलर वहीं पैसा गँवाते हैं। तो आप मेरी एक सलाह आपसे कि या तो आप स्विंग ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, या ऑप्शन सेलिंग सीखो, ऑप्शन हेजिंग सीखो। वहाँ वो ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको कम रिटर्न्स देंगी लेकिन कंसिस्टेंट देंगी। हमारा माइंडसेट क्या होता है, 1 लाख रुपए लगा के 10,000 20,000 रुपए रोज का कमाना है, जो कि नहीं होता है। सोचो कि आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो एक आइडियलिस्टिक रिटर्न्स 25 से 30% साल का अगर आप बना रहे हो ना, ट्रस्ट मी, आप दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से भी ज्यादा रिटर्न्स बना रहे हो। ठीक है, तो उतने एक आइडियलिस्टिक रिटर्न्स बनाओ, उसी हिसाब से स्ट्रैटेजीज डिजाइन करो और रिस्क मैनेजमेंट पे फॉलो करो। दिस इज द ओनली थिंग जो आपको मार्केट से पैसा बना के देगा।